नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में हम बात करते हैं दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिसका सीधा असर होता है दुनिया के तमाम अलग अलग देशों पर। हम आपको आज वर्ल्ड नाउ में लेकर चलेंगे, दुनिया के अलग अलग कोनों में बताएंगे क्या कुछ है आपके लिए खास। वर्ल्ड नाउ में आज जिन बड़ी खबरों पर हम बात करने वाले हैं वो कौन सी हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे ट्रंप की दिली इच्छा की। ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होना चाहते हैं, दोबारा से राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कबूल किया है। लेकिन ट्रंप की ये इच्छा अमेरिका के संविधान के अनुसार कबूल नहीं हो सकती। और आखिरकार अमेरिका का संविधान क्या कहता है, क्यों वहां पर कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता? जिस अमेरिका में कोई भी 2 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता, वहां पर कौन वो शख्स था जो 4 बार राष्ट्रपति बना? इसके साथ ही हम बात करेंगे अमेरिका में जारी गुस्से की आग की भी। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में विद्रोह देखने को मिल रहा है, लोग नाराज हैं, सड़कों पर हैं। अमेरिका में बढ़ती महंगाई और ट्रंप की ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो लोगों को और भी ज्यादा नाराज कर रही है, विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात अमेरिका के ताज़ो हालात की भी करेंगे। दुनिया को सुपर पावर का रुतबा दिखाने वाला अमेरिका आखिर क्यों आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा है। फिर आज बात करेंगे उन देशों के बारे में जो नवंबर आते ही अपनी घड़ी की सुई 1 घंटा पीछे कर लेते हैं। सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे, लेकिन वाकई में ऐसा है, क्योंकि कहा जाता है कि टाइम कभी नहीं रुकता। कुछ देश टाइम ही एक तरह से पीछे कर देते हैं। भारत का टाइम दुनिया के कई देशों से अलग है, लेकिन दुनिया के कुछ देशों में नवंबर आखिर क्यों टाइम रोकने का जरिया बनता है? कौन से देश हैं जहां से होता है ऐसा, और इसके पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे। और उसके बाद में बात करेंगे उस नए युग की जो जापान की नई पीएम के साथ में अमेरिका शुरू करने जा रहा है। यूं तो जापान और अमेरिका पुराने साझेदार हैं, दोनों के रिश्ते व्यापार को लेकर काफी पुराने हैं, लेकिन अब दोनों के बीच में नई डील साइन हुई है। क्या है वो डील, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि जापान अमेरिका के रिश्तों का इतिहास आखिर किस तरह का रहा है, इन देशों के बीच में व्यापार कितना होता है और कैसे ये 2 देश एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स अब बन चुके हैं। ये वही अमेरिका है जिसने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, और आज वही 2 देश ट्रेड में सबको पीछे छोड़ रखे हैं। इसके साथ ही आज वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे उस भविष्यवाणी की जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी अक्सर सच होती है, और अब कौन सी उनकी भविष्यवाणी ऐसी है जो सच होती हुई नजर आएगी और लोगों की टेंशन बढ़ा रही है? लोग अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए अब सेविंग करने लगे हैं, इसको लेकर बताएंगे आपको वर्ल्ड नाउ में विस्तार से। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की उस इच्छा की जिसने अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टीज की टेंशन एक तरह से बढ़ा कर रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, दुनिया में ऐसी उथल-पुथल मची है कि ज्यादातर देश उनके कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, जिसका संकेत उन्होंने देना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सभी चौंक गए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन हाँ, उनका इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा अजीब है। वो बात क्या है मैं आपको बताती हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2028 में तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की इच्छा जता रहे हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 2028 के चुनावों में उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनेंगे। ये बयान ऐसे समय में आया जब उनके कुछ समर्थक उन्हें दोबारा से व्हाइट हाउस में लाने के लिए वाइस प्रेसिडेंट रूट का सुझाव दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि भाई, अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की परमिशन तो नहीं देता, लेकिन असंवैधानिक रूप से तीसरी बार राष्ट्रपति मैं बन सकता हूं और मैं ऐसा करना पसंद भी करूंगा। उन्होंने कहा क्योंकि मेरे पास चुनाव जीतने के लिए जितने चाहिए उससे कहीं ज्यादा अच्छे नंबर्स हैं। ट्रंप कई बार मजाक में तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की बात कह चुके हैं। उन्होंने रैलियों में ट्रंप 2028 टोपी तक पहनाई थी।
हालांकि अमेरिकी संविधान के 12वें संशोधन के तहत जो भी व्यक्ति योग्य नहीं है वो उपराष्ट्रपति भी नहीं बन सकता। लेकिन ट्रंप हमेशा ही अपने बयानों और काम करने के तरीकों को लेकर चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर से उनके इस बयान से चर्चा में आ गए हैं। उनके इस बयान के बाद से कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी जोड़ा है कि उनकी पार्टी में भविष्य के नेता भी हैं। इतना कहते हुए उन्होंने विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ उन्हें एक तरह से इशारा किया और 2028 की दौड़ के शीर्ष दावेदार उन्हें बता दिया। ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के संभावित अपने उत्तराधिकारियों के तौर पर मार्को रूबियो और जेडी वेंस का नाम भी सुझाया है। उनके इस बयान से साफ है कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से साल 2028 के चुनाव में मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ही सबसे बड़े उम्मीदवार होने वाले हैं, जिसकी तैयारी उन्होंने अभी से शुरू भी कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगभग 80 साल के हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इतनी ज्यादा उम्र में चुनाव लड़ने पर ही सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन यूएस की राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है। जो बाइडेन भी इसी उम्र में राष्ट्रपति पद पर थे। हालांकि अब वो रिटायर हो चुके हैं, ये बात अलग है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अगर उम्र की बात की जाए तो उनकी उम्र के अनुसार जो उनका कार्यकाल है एक तरह से खत्म होते होते उनकी उम्र हो जाएगी 82 साल। और अगर वो फिर से चुनाव लड़ते हैं, जो अमेरिकी संविधान के अनुसार फिलहाल मुमकिन नहीं है, तो वो 88 साल तक तीसरा टर्म पूरा करेंगे। हालांकि अमेरिकी संविधान के अनुसार कोई भी राष्ट्रपति केवल 2 कार्यकाल तक ही पद पर रह सकता है और बाकायदा इसका संविधान में प्रावधान भी है। अब अमेरिका में आमतौर पर 2 बार राष्ट्रपति बनने की परंपरा है और ये परंपरा अभी से नहीं कई दशकों से चली आ रही है। अब तीसरी बार चुनाव जीतने की प्रबल उम्मीद और लोकप्रियता बरकरार रहने के बावजूद लोग इस पद की रेस से पीछे हट जाते हैं। सबसे पहले आपको अमेरिका के संविधान के संशोधन के बारे में बताती हूं, जिसके तहत ये नियम आता है। क्या कहता है अमेरिका संविधान, समझिए। अमेरिका में कोई भी 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, ये अमेरिका का संविधान कहता है, चाहे दोनों कार्यकाल लगातार हो या फिर ये अलग अलग समय पर अलग अलग रूप में हो। अब ये नियम संविधान के 22वें संशोधन के तहत लागू हुआ था। 1951 में भी ये संशोधन पारित किया गया था और ज्यादातर 8 साल तक ही राष्ट्रपति पद पर रहा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से काम करता है और वो 2 साल से कम समय तक उस पद पर रहता है, तो उसे बाद में 2 बार और राष्ट्रपति बनने का मौका मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर लगभग 10 सालों तक वो राष्ट्रपति रह सकता है। अब अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन राष्ट्रपतियों को तीसरा कार्यकाल लेने से रोकता है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ी अड़चन तो यही है, संविधान का यही वाला हिस्सा। अब संविधान में ये नियम राष्ट्रपति के लंबे कार्यकाल को खत्म करने के लिए बनाया गया था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। 2 बार राष्ट्रपति रहने के बाद में जॉर्ज वॉशिंगटन सक्रिय राजनीति से दूर हो गए और उन्होंने एक तरह से रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद से ही अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर 2 कार्यकाल की एक तरह की परंपरा ही बन गई और इस परंपरा का पालन 1931 तक होता भी रहा। लेकिन अमेरिकी इतिहास में एक बार ऐसा हुआ जब एक शख्स 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 4 बार इस पद पर आसीन हुआ। हालांकि ये अपना चौथा कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाए। तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव हारने वाले राष्ट्रपतियों में यूलिसेस एस ग्रांट और वुडरो विल्सन जैसे नामों का नाम इनका शामिल है। अब इनके ये कहा जाए कि आखिर ये कौन थे वो शख्स, जो उनके बारे में भी आइए मैं आपको बताती हूँ। अमेरिका के 4 बार राष्ट्रपति आखिर कौन चुने गए? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यूएस के 32वें राष्ट्रपति थे, जो कि 1 बार नहीं बल्कि 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। 1932 में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए वो चुने गए। जब राष्ट्रपति बने तब अमेरिका महामंदी के मार झेल रहा था। उन्होंने न्यू डील नाम की नीति शुरू की। लाखों लोगों को रोजगार, बैंक सुधारने और अर्थव्यवस्था के लिए उनकी तरफ से कदम उठाए गए। अब जो दूसरा कार्यकाल था वो था 1937 से 1941 के बीच का। अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे संभलने लगी, सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाएं शुरू की गई। तीसरा कार्यकाल 1941 से 1945 के बीच में रहा और इस दौरान उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो रूजवेल्ट ने अमेरिका को युद्ध में शामिल कर दिया।
ब्रिटेन, रूस जैसे तमाम देशों के साथ में मिलकर मित्र राष्ट्रों का यूएस ने नेतृत्व किया और इसके बाद में चौथी बार 1945 में वो राष्ट्रपति बने। 3 महीने बाद हालांकि उनकी मौत हो गई और उनके बाद में हैरी एस ट्रूमन राष्ट्रपति चुने गए। उनकी लगातार जीत और लंबा कार्यकाल अमेरिकी राजनीति में ऐतिहासिक माना जाता है। अब ऐसा करने वाले वो अमेरिका के इकलौते और पहले शख्स हैं। हालांकि बाद में 1947 में अमेरिकी संविधान में संशोधन किया गया था और इस संशोधन में ये नियम बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा सत्ता के विकेंद्रीकरण और नई विचारधारा सामने लाने के लिए किया गया और लोकतंत्र के बचाव के लिए ये किया गया। ऐसा नहीं है कि रूजवेल्ट से पहले तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की कोशिश नहीं हुई। कई ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन इनमें से किसी को भी लगातार तीसरी टर्म के लिए सफलता नहीं मिली। लेकिन रूजवेल्ट के साथ में ऐसा नहीं था। चौथे टर्म के समय भी लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता काफी अधिक थी और इस चुनाव में उन्हें 54% पॉपुलर वोट मिले और इस चुनाव में रूजवेल्ट ने अपने प्रतिद्वंदी डेवे को बड़े अंतर से हरा दिया। राष्ट्रपति का कार्यकाल 2 बार तक सीमित करने के लिए 2/3 बहुमत के साथ में संविधान में 22वां संशोधन हुआ। अब अगर ट्रंप के समर्थक ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल संविधान के हिसाब से नहीं है, तो ट्रंप समर्थक का कहना है कि अमेरिकी संविधान में खामियां हैं जिसका अदालत में एक तरह से परीक्षण अभी तक नहीं हुआ। उनका तर्क है कि 22वां संशोधन केवल स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति को 2 से अधिक बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने पर प्रतिबंध लगाता है और उत्तराधिकारी के बारे में कुछ नहीं कहता। इस सिद्धांत के अनुसार ट्रंप साल 2028 के चुनाव में किसी और उम्मीदवार के साथ में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। यानी तब जेडी वेंस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो और डोनाल्ड ट्रंप उपराष्ट्रपति पद के तौर पर उनके साथ में अगर ऐसा उतरते हैं तो ऐसी संभावना हो सकती है। अगर वो जीत जाते हैं तो ये कहा जाए कि अपने आप में व्हाइट हाउस में शपथ जो है वो एक अलग रूप में यहाँ पर नजर आ सकती है। तुरंत बाद उसके बाद में बताया जा रहा है जेडी वेंस जो है वो पहले शपथ लेंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद वो इस्तीफा दे दें तो ट्रंप को उत्तराधिकार में राष्ट्रपति का पदभार संभालने का मौका मिल जाएगा। हालांकि अमेरिका के संविधान का 12वें संशोधन के अनुसार जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता वो उपराष्ट्रपति के भी योग्य नहीं और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ना उपराष्ट्रपति बन सकते हैं और ना ही राष्ट्रपति। अब ट्रंप कानूनी रूप से उपराष्ट्रपति तो नहीं बन सकते क्योंकि 12वां संशोधन उन्हें अयोग्य ठहराता है। भले ही कुछ लोग इसे तकनीकी लूपहोल कहें, लेकिन ऐसा है। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप क्या अमेरिका का संविधान ही बदल देंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए संविधान में संशोधन किस तरह से किया जाता है और क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, ये भी आइए मैं आपको समझाती हूँ। कैसे तीसरी बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन सकते हैं, उसकी क्या जुगाड़ निकालने की कोशिश की जा सकती है। अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन को एक तरह से रद्द करना होगा, जो सबसे बड़ा क्लॉज इसमें एक तरह से लेकर आती है। अब संविधान संशोधन को रद्द करने के लिए दोनों सदनों का समर्थन अपने आप में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कितना कर पाएंगे ये नहीं कहा जा सकता। 2/3 हाउस के 290 सदस्यों और सीनेट के 67 सदस्यों का समर्थन इसे एक तरह से रद्द करने के लिए जरूरी है। वहीं सभी राज्यों के करीब 3/4 यानी कि 38 सदस्यों को भी एक तरह से सहमत होना होगा अगर इस तरह के संशोधन की जरूरत पड़ती है तो। और यही वो बड़ी बातें हैं और ये कहा जाए यही वो पेच है जो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की चिंता भी बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे लगभग असंभव माना जा सकता है और ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेटिक सांसदों के विरोध को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के लिए 22वें संशोधन को रद्द करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा कुछ रिपब्लिकन भी इसका विरोध कर सकते हैं। ट्रंप अक्सर अपने बड़बोले बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, यह हम सभी जानते हैं। कई बार डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बेतुके बयान दे देते हैं जिससे मेन टॉपिक से ध्यान भटक जा सकता है। इस वक्त अमेरिका की स्थिति की बात करें तो अमेरिका की सरकार शटडाउन है, वहां पर नौकरियों का संकट है, सरकार के पास पैसा नहीं है, लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। ट्रंप के कई फैसले अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कि टैरिफ। ट्रंप ने इसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए लागू किया, लेकिन हुआ क्या, अमेरिका को भी इससे काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है।
लोगों में ट्रंप के खिलाफ जमकर गुस्सा है, जो अब सामने आने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही देश में जबरदस्त विरोध का सामना कर रहे हैं। ट्रंप की नीतियों के विरोध में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजलिस समेत कई शहरों में शनिवार को लाखों लोग इकट्ठा हुए। अलग अलग शहरों में प्रदर्शनकारियों ने नो किंग्स के नारे के साथ मार्च निकाला। नो किंग्स यानी कि अब कोई भी राजा नहीं। इसके नाम से बुलाए गए इस प्रदर्शन का असर सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कनाडा, यूरोप और पूरे यूरोप में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका के तेजी से ये कहा जाए कि उनको अधिनायकवाद की तरफ बढ़ने की एक तरह से निंदा की है। और प्रदर्शन किस रूप में हो रहे हैं उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं, उसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि आखिर कैसे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोगों की नाराजगी है। नो किंग्स आंदोलन की तस्वीर है। ये प्रदर्शन उस समय हुए जब वॉशिंगटन में सरकारी शटडाउन है, बजट को लेकर राजनीतिक गतिरोध है और इस बीच डेमोक्रेटिक नेताओं ने प्रदर्शनों का समर्थन किया, जबकि रिपब्लिकन नेताओं ने इन्हें राष्ट्र विरोधी करार दिया। ये प्रदर्शन तानाशाही के खिलाफ और लोकतंत्र की रक्षा के समर्थन में आयोजित किए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने, आव्रजन नीतियों में कठोरता, आईसी छापों और संघीय सैनिकों की तैनाती जैसे कदमों को लेकर तीखी नाराजगी जताई। अब आइए मैं आपको बताती हूं कि अमेरिका में आखिर नो किंग्स प्रोटेस्ट क्या है और क्यों हो रहा है। ट्रंप की नीतियों के खिलाफ यह प्रदर्शन हो रहा है। सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग विरोध जताने के लिए पहुंचे हैं। अलग अलग शहरों में 2600 से ज्यादा रैलियां निकाली गई और इन रैलियों में करीब 70 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। इन प्रदर्शनों को नो किंग्स प्रोटेस्ट नाम दिया गया। डेमोक्रेसी नॉट मोनार्की और नो किंग्स के नारे भी जमकर लगाए गए। हाथों में पोस्टर्स लेकर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 200 से ज्यादा संगठनों ने मिलकर बाकायदा एक गठबंधन बनाया। लोगों ने लोकतंत्र, न्याय, सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ जमकर आवाज भी उठाई। दरअसल प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ट्रंप के शासन में देश तेजी से तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले जून में हुए पहले नो किंग्स प्रदर्शन के दौरान लगभग 2100 जगह पर रैलियां निकाली गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में हुआ ये तीसरा बड़ा प्रदर्शन है और खास बात यह है कि इस वक्त अमेरिका में शटडाउन है, कई सरकारी सेवाएं ठप हैं। ट्रंप प्रशासन के ताकतवर रवैये को लेकर संसद और न्यायपालिका के साथ में टकराव बढ़ गया है। जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली तब से लेकर अब तक कई बार ट्रंप के खिलाफ लोगों का गुस्सा बड़े स्तर पर नजर आया। आपको बताते हैं कि कब ट्रंप के खिलाफ 2025 में बड़े प्रदर्शन हुए हैं। दरअसल ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद में फरवरी 2025 इसी साल एक बड़ा प्रदर्शन नजर आया। यह प्रदर्शन था इमिग्रेंट राइट्स मार्च जिसे कहा जाता है और 1 लाख लोग इस दौरान बड़े स्तर पर यहां पर इकट्ठे हुए थे। वहीं अप्रैल 2025 में हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट इस दौरान नजर आया और इसमें उनकी नीतियों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध यहां पर लोग कर रहे थे। अब वहीं मीडिया पर नियंत्रण और सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप यहां पर इस प्रदर्शन के दौरान लगाया गया। और उसके बाद जून में नो किंग्स डे प्रोटेस्ट की एक बड़ी तस्वीर इस दौरान नजर आई और इस दौरान 2000 शहरों में बड़ा प्रदर्शन हुआ और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। मई में श्रमिक अधिकार वर्कर्स यूनियन मार्च करते हुए सड़कों पर उतर आए। वहीं हेल्थ केयर कट्स का भी विरोध जमकर यहां पर देखने को मिला है। वहीं केयर फॉर ऑल आंदोलन भी अगस्त 2025 में हुआ, इसकी भी बड़ी तस्वीर नजर आई। इतना ही नहीं, उसके बाद से जो नो किंग्स का आंदोलन जो शुरू हुआ उसकी एक बड़ी तस्वीर व्यापक स्तर पर नजर आती है। देखिए ये तस्वीरें, ये बड़ी तस्वीर है, बाकायदा इसमें लोगों की संख्या, लोगों की मौजूदगी नजर आती है और यहाँ पर नो किंग्स कहा गया है। नो किंग्स को लेकर लगातार एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये सिर्फ यूएस नहीं बल्कि अब तो यूरोप में भी इसी तरह के आंदोलन की तस्वीर नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप को तानाशाही के रूप में अब लोग कहते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई मैं तो कोई किंग हूं ही नहीं, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं कहीं का कोई राजा नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक नेता हूं। लेकिन ये दरअसल नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ही है और ये तस्वीरें बड़े स्तर पर ये शो करती हैं। अब अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा इसीलिए है क्योंकि लोग मानते हैं कि वो देश को लोकतंत्र से दूर नफरत और डर की ओर लेकर जा रहे हैं।
अमेरिका जिसकी छवि ट्रंप सुपर पावर के तौर पर साबित करना चाहता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना लेकर सत्ता में वो आए तो थे, लेकिन अब वही जनता ट्रंप को नकार रही है। अमेरिका इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, चाहे ट्रंप दुनिया में कितने अभी ढिंढोरा पीटे कि टैरिफ अमेरिका को फायदा देने के लिए है, अमेरिका को टैरिफ से असर नहीं होगा, अमेरिका में नागरिकों को नौकरियां दी जा रही हैं, नए नए तरकीबें ट्रंप लेकर आ रही हैं। लेकिन हुआ क्या? इस सारी बातों को एक तरह से खुद वो झुटला भी नहीं पा रहे। अमेरिका के हालात ठीक नहीं है, तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने है। टैरिफ का असर दूसरे देशों पर जो भी हो, बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आता है। टैरिफ से 2025 में अमेरिकी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 2.8% से गिरकर 1.4% रह गया। अमेरिका में संकट गहराने लगा। पिछले कुछ दिनों में आए महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़ों ने अमेरिका के हालात को बयां कर रख दिया। अमेरिका में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, बेरोजगारी दर में तगड़ी उछाल आ गई है। सभी चीजें डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से हो रही हैं, ऐसा जानकार मानते हैं। अगस्त के महीने में यहां पर महंगाई दर में बहुत तेजी देखने को मिली। गैस, किराने का सामान, होटल के कमरे, हवाई किराया समेत कपड़े, सेकेंड हैंड गाड़ियां, इन सब की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। कीमतें बढ़ने का सीधा असर आम लोगों पर पड़ा। अमेरिकी श्रम विभाग के अनुसार यहां पर महंगाई की मार अमेरिका किस तरह से झेल रहा है, आइए मैं आपको बताती हूं। दरअसल यहां पर अमेरिका में महंगाई की मार ऐसी है कि अगस्त में महंगाई दर में पिछले साल से 2.9% की वृद्धि हुई और ये जुलाई के 2.7% से ज्यादा है। ये जनवरी के बाद में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। कोर इन्फ्लेशन लगभग 3% के आसपास है। अगस्त 2025 में ग्रोसरी कीमतें जुलाई 0.6% बढ़ी। अगस्त से सालाना कुल फूड एट होम कीमतें 2.4% ऊपर है। कॉफी 21% और बीफ सूटेक जो है वो 17% बढ़ा है। जुलाई से पेट्रोल की कीमतों में 1.9% की ग्रोथ हुई है। अब यूएसडीए के अनुमान से 2025 में कुल ग्रोसरी कीमत औसतन 3.3% बढ़ सकती हैं, जिसमें बीफ और अंडे जैसी चीजें सबसे ज्यादा महंगी होंगी। कॉफी 21%, बीफ सूटेक पिछले साल की तुलना में 17% बढ़ा है। जुलाई से पेट्रोल की कीमतों में 1.9% की ग्रोथ है। अमेरिका में मासिक खर्च करीब $900 यानी कि 75,000 रुपए होता है और आगे इसमें ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। अमेरिका के श्रम विभाग की एक रिपोर्ट बताती है कि बेरोजगारी में तगड़ी ग्रोथ हुई, जो श्रम बाजार में मंदी का संकेत दे रही है। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जो नए आंकड़े हैं वो आइए मैं आपको बताती हूँ। अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर 4.3% हो गई। इस रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। 2021 के बाद का ये सबसे हाई लेवल माना जाता है। एक तरह से मंदी के दौर का बेरोजगारी का सालाना आधार दर में लगभग 0.3 से 0.4% की वृद्धि हुई है। ये अपने आप में इसकी स्थिति को दर्शाता है। साल 2020 के बाद में पहली बार नौकरियां करीब 13,000 से ज्यादा कम हुई हैं। समझिए किस रूप में ये आंकड़े छटनी के संकेत देते हैं। पिछले 3 महीनों में केवल 88,000 नौकरियां निकली, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका में इस वक्त आखिर क्या स्थिति है। कम आय वाले अमेरिकी खर्च में कटौती कर रही हैं, जिनकी आमदनी धीमी है, रिहायशी और बिजली के खर्च बढ़ रहे हैं। उन्हें किराने की कीमतें या घरेलू सामान, कपड़े और फर्नीचर पर जैसे सामान में महंगाई प्रभावित कर रही है। अपनी सेविंग्स निकाल रखे हैं, लोन बढ़ा रखे हैं और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम कर रखे हैं। मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग भी बड़े खर्चों को अब सावधानी एक तरह से उसमें बरत रहे हैं। लग्जरी सेक्टर्स की बिक्री कमजोर हो रही है। हाई अर्नर वाले अब 10% लोग जो ईयरली $2,50,000 या उससे ज्यादा कमाते हैं, पहले हाई अर्नर जीडीपी में 70% योगदान देते थे। अब सीपीआई रिपोर्ट के अनुसार जो मैं आपको बता दूं, जो यूएस में महंगाई है वो मैं आपको बताती हूँ। गैस और बिजली बिल सालाना 13.8% और 6.2% बढ़ी है एक तरह से।
और इसको इस रूप में समझिए, 20% गरीब लोग यहाँ पर इनकम का 40% हिस्सा एक तरह से रहने पर अपना खर्च करते हैं, उसका एक बड़ा रूप नजर आता है। 20% अमीर लोग 30% से कम खर्च करते हैं। ये महंगाई का एक तरह से स्तर को दर्शाती है। ये वो आंकड़े हैं जो अपने आप में यहाँ की स्थिति को दर्शाती है। इस वक्त अमेरिका में लोगों को ना तो आसानी से नई नौकरी मिल रही है और ना ही नया घर लोग खरीद पा रहे हैं। अमेरिका में लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है और इसीलिए अब ये कहा जाए कि घर लेना यहाँ पर महंगा हो चुका है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स फेडरल रिजर्व करने का एक तरह से बड़ा फैसला किया। फेडरल रिजर्व ने इस साल पहली बार ब्याज दरों में कटौती की, 0.25% की कटौती की। बढ़ती महंगाई और उच्च ब्याज दरें खरीदारों के लिए घर खरीदना मुश्किल बना रही हैं। अमेरिका में घरों के बाहर फॉर सेल लिखा हुआ है। लोग नए घर खरीदने, नई नौकरी पाने या नए शहर में जाने से असमर्थ एक तरह से महसूस कर रहे हैं और ये स्थिति कई अमेरिकी परिवारों को परेशान कर रही है। आयात पर लगने वाले टैक्स का असर सीधे अमेरिकी जनता की जेब पर पड़ता है। कितना असर पड़ता है वो भी आइए मैं आपको बताती हूँ। टैरिफ ने किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। टैरिफ से 9 लाख लोगों के गरीब होने का खतरा एक तरह से बढ़ता हुआ नजर आता है। अमेरिकी परिवार पर लगभग 1 लाख का बोझ बढ़ेगा क्योंकि इंपोर्टेड सामान महंगे हो गए हैं। घरेलू सामान की कीमतें 10 से 20% तक बढ़ी। कारों की कीमतों में औसतन 1000 से करीब $1500 की बढ़ोतरी हुई है। किचन आइटम और स्टील उत्पाद भी 15 से 25% महंगे हुए हैं। कपड़े और फुटवेयर खास करके चीन से आने वाले 10% तक महंगे हो जाएंगे। स्कूल सामान और खिलौनों की कीमतों में भी 5 से 10% का एक तरह से इजाफा होते हुए नजर आता है। अब IMF ने इस बीच चेतावनी दी है कि ये जो नीतियां हैं ये वैश्विक ग्रोथ को 3.3% से घटाकर 3% कर देंगी। सभी चीजें सिर्फ टैरिफ की वजह से हो रही है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन किसी ना किसी सेक्टर या देश पर टैरिफ बम फोड़ते रहते हैं। अमेरिका में आए इन रिपोर्ट्स ने एक बार फिर से मंदी की चर्चा को छेड़ दिया है। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इकोनॉमी की धीमी ग्रोथ, जॉब में बड़ी कटौती और महंगाई जैसे आंकड़ों का मिश्रण 1970 के दशक के बाद से नहीं देखा गया। अमेरिका की इस तरह की हालत है और ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे हैं, जबकि ट्रंप जानते हैं कि ये ऐसे एक तरह से उनके प्रति कितना लोगों के मन में असंतोष है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात कर लेते हैं अगली खबर की। अगली खबर है डे लाइट सेविंग टाइम की। क्या आपकी घड़ी का समय बदलता है? घड़ी का समय कब बदलता है और कब सेट किया जाता है? आप कहेंगे कि जब घड़ी खराब हो जाए या फिर उसका एक तरह से उसके सेल खत्म हो जाएं। लेकिन अगर हम आपको कहें कि कई देश ऐसे हैं जो हर साल घड़ी में टाइम को बदल देते हैं, यानी वक्त तो सिर्फ चलता रहता है, कई देशों में हर साल वक्त बदल जाता है और यही है डे लाइट सेविंग टाइम की दिलचस्प कहानी। अमेरिका और कनाडा जैसे देश अभी भी इस पर कायम हैं, जहां पर नवंबर के पहले रविवार को घड़ियां 1 घंटे पीछे कर दी जाती हैं। वहां की रात थोड़ी लंबी हो जाती है। अमेरिका और कनाडा के लोगों को 1 घंटे का बोनस स्लीप टाइम मिलेगा, अब ऐसा कहा जा सकता है। 2 नवंबर को एक बार फिर वो वक्त आने वाला है जब कनाडा और अमेरिका की रात 1 घंटे लंबी हो जाएगी, या यूं कहें कि सब कुछ अपने सामान्य समय पर लौट आएगा। दरअसल सालों में 2 बार इन देशों में घड़ियों के कांटे आगे पीछे किए जाते हैं और इसे कहते हैं डे लाइट सेविंग टाइम यानी कि DST। लेकिन आखिर क्यों बदला जाता है समय और इसका असर लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ता है, काम पर, नींद पर कैसे पड़ता है, वो भी जानते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कनाडा में और अमेरिका में फॉल बैक क्या है। फॉल बैक को जरा समझिए। फॉल बैक का अर्थ है डे लाइट सेविंग टाइम का अंत। अमेरिका और कनाडा में हर साल नवंबर की शुरुआत में ये वक्त आता है, अपनी घड़ियां 1 घंटे पीछे लोग करने लग जाते हैं और इस दिन को कहा जाता है फॉल बैक यानी कि डे लाइट सेविंग टाइम का अंत और सर्दियों की शुरुआत। हर साल नवंबर की शुरुआत में कनाडा और अमेरिका अपनी घड़ियों को 1 घंटा पीछे करते हैं और इस दिन को कहा जाता है फॉल बैक। इस बदलाव के साथ ही डे लाइट सेविंग टाइम यानी कि DST खत्म हो जाता है और यही सर्दियों की शुरुआत के संकेत माने जाते हैं। डे लाइट सेविंग टाइम असल में है क्या, ये भी आइए मैं आपको बताती हूँ।
गर्मियों में दिन का प्रकाश देर तक रहे, दरअसल ये इसका एक उद्देश्य माना जाता है गर्मियों में, और सबसे ज़्यादा उसका जो प्रकाश को लोग ज़्यादा फील कर सकें, ये एक बड़ी बात है। वहीं जिससे लोग सुबह कम और शाम को अधिक प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग कर सकें। स्प्रिंग फॉरवर्ड में घड़ियों को 1 घंटा आगे किया जाता है, वहीं फॉल बैक में 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है, और इस उपाय में इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के साथ में कार्यक्षमता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे बड़े दावे किए जाते हैं। और इसे आम भाषा में अगर समझें तो सोचिए, गर्मियों में सूरज सुबह बहुत जल्दी निकल आता है और शाम को देर से डूबता है, मतलब दिन बहुत लंबे और रातें बहुत छोटी हो जाती हैं। अगर सूरज सुबह 5 बजे निकल आए तो बहुत लोग तब तक सो रहे होते हैं, यानी कि वो उजाला यूं ही बेकार चला जाता है। लेकिन शाम को जब लोग ऑफिस से लौटते हैं तो जल्द ही अंधेरा भी हो जाता है, और इसीलिए कुछ देशों ने सोचा कि अगर हम घड़ी को 1 घंटा आगे कर दें तो सूरज की रोशनी का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा, और यही कहलाता है डे लाइट सेविंग टाइम, यानी कि DST। अभी की स्थिति से अगर समझा जाए तो 1 नवंबर को कनाडा के टोरंटो में सूरज निकलने का वक्त सुबह 7:54 पर है, और सूरज ढलने का वक्त है शाम 6:08 का। अब 2 नवंबर को फॉल बैक का जब वक्त आएगा तो इसके बाद में सूरज का 6:55 का समय हो जाएगा निकलने का, और शाम 5:07 पर सूरज छिप जाएगा। आमतौर पर सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में लोग उठ जाते हैं। बढ़ते दिनों के साथ वही वक्त सूरज निकलने का होगा, और इस तरह सूरज की रोशनी का सही इस्तेमाल भी हो सकेगा। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे भारत और US कनाडा के बीच का जो टाइम है, टाइम डिफरेंस बढ़ जाएगा। देखिए, अगर मैं टोरंटो की बात करूं तो अब जो नया टाइम जोन है उसमें समझिए भारत से अंतर लगभग 10 घंटे 30 मिनट पीछे हो जाएगा। और अगर कनाडा की बात करें, कनाडा के वैंकूवर की, तो यहाँ पर भी जो 13 घंटे 30 मिनट पीछे टाइम हो जाएगा। न्यूयॉर्क US की बात करें तो नया टाइम जोन जो UTC 5 के तहत 10 घंटे 30 मिनट पीछे हो जाएगा भारत से। और लॉस एंजलिस की अगर बात की जाए तो इसी रूप में देखने को मिलेगा। तो ये अब आप देखिए कि नया टाइम जोन रहेगा जो भारत और अमेरिका या US को एक तरह से और भी ज़्यादा डिफर करता है। अब सवाल ये है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर ये परंपरा क्यों चली आ रही है, और भारत जैसे देश में इसकी ज़रूरत आखिर क्यों महसूस नहीं की गई। दरअसल पृथ्वी झुकी हुई और धुरी पर घूमती हुई, और इस वजह से साल के अलग अलग समय पर सूरज की किरणें अलग कोणों पर पड़ती हैं। जब सूरज उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर आता है तब दिन लंबे हो जाते हैं, और ये वक्त होता है मार्च से सितंबर के बीच का। जब दिन लंबे होते हैं इसलिए DST लागू किया जाता है ताकि सूरज के साथ दिन बढ़ाया जा सके। वहीं जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाता है यानी कि अक्टूबर से फरवरी के बीच, तब इस बीच दिन छोटे होने लग जाते हैं, तब DST खत्म कर दिया जाता है। DST कॉन्सेप्ट सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे फाउंडिंग फादर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने किया था। कहा जाता है कि उन्होंने 18वीं सदी में ही एक तरह से इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन इसका असल इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर I और वर्ल्ड वॉर II के दौरान हुआ, जब एनर्जी सेविंग की ज़रूरत थी। बाद में अमेरिका, कनाडा, यूरोप और कुछ एशियाई देशों ने इसे अपनाया ताकि काम के घंटों को नेचुरल लाइट के साथ में बेहतर ढंग से मिलाया जा सके। अब DST की शुरुआत कैसे हुई ये जान लीजिए। दरअसल DST की शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई, जैसा मैंने आपको बताया, और 1916 में जर्मनी में ऊर्जा बचाने के उद्देश्य से एक तरह से इसकी शुरुआत की गई थी। जर्मनी में पहला राष्ट्रव्यापी DST इसी दौरान लागू किया था, और जिसके बाद में अन्य यूरोपीय देशों में एक तरह से इसको अपना लिया गया और उसकी शुरुआत हुई। इसके बाद से ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इसे एक्सेप्ट किया, इसे अपनाया, और तब से ही ये तस्वीर चली आती है। DST का कॉन्सेप्ट पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1784 में एक तरह से दिया था, और लेकिन उस वक्त इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन शायद उस समय भी सोचा नहीं होगा आने वाले वक्त में ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट होगा।
विलियम विलेट ने 1907 में इस विचार को आगे बढ़ाया और उसके बाद में एक नई तस्वीर नजर आई। अप्रैल में घड़ियों को आगे बढ़ाने और सितंबर में उन्हें वापस करने का एक तरह से प्रस्ताव था, यानी कि 1 घंटे आगे और 1 घंटे पीछे करने का। जर्मनी ने 30 अप्रैल 1916 को पहला राष्ट्रव्यापी डीएसटी लागू कर दिया था। अब इस बीच जर्मनी के बाद में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और रूस जैसे देशों ने भी डीएसटी को अपनाया था। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान वॉर टाइम के रूप में एक राष्ट्रीय डीएसटी लागू किया गया और राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1942 में इसे एक तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया, जिससे अमेरिका में एक स्थायी डीएसटी नीति की शुरुआत की गई। वहीं आप इसको इस रूप में भी समझिए, कनाडा ने इसको एक्सेप्ट किया 1908 में, जो मौसमी घड़ी परिवर्तन का एक तरह से प्रयोग शुरू हुआ। इस दौरान जो नेचुरल वॉचेस हुआ करती थी उसको फॉलो किया गया, लेकिन जर्मनी में इसके नेशनल इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर चलन वहां से एक तरह से शुरू किया गया। और डीएसटी अभी भी करीब 70 देशों में लागू है। दुनिया के 70 देश डीएसटी को लागू करते हैं। इसके लागू होने की ड्यूरेशन और टर्म भले अलग अलग हो सकता है, जैसे हमने आपको बताया कि सूर्य की जो धुरी है वो ज़रूर यहाँ पर नज़र आती है। बहुत से देश ने डीएसटी को ख़त्म भी कर दिया है, हालांकि कई जगहों पर ये अभी भी उसी रूप में लागू है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो क्या भारत में डीएसटी लागू होता है, तो इसका जवाब है नहीं, भारत में डीएसटी लागू नहीं होता। तो डीएसटी की शुरुआत कैसे हुई ये तो आपने जान लिया है। सवाल यह है कि भारत में आखिर ऐसा क्यों नहीं होता। भारत एक तरह से इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के पास है, जहां पर सूरज साल भर लगभग एक जैसी चाल से उगता है और एक जैसी चाल से डूबता है। यहाँ पर दिन, यहाँ की रात की लंबाई में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए हमें सूरज के हिसाब से घड़ी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। डे लाइट सेविंग टाइम यानी कि वो प्रथा जिसमें गर्मी के सीजन में घड़ियां 1 घंटे आगे कर दी जाती हैं, दशकों से दुनिया भर में विवादों के केंद्र में भी ये रही है। आलोचक कहते हैं कि अचानक से घंटे बदलने से नींद बिगड़ती है और हार्ट अटैक और सड़क दुर्घटना भी बढ़ जाती है और एनर्जी सेविंग के वादे भी अक्सर पूरे नहीं होते। अब रूस ने साल 2014 में डीएसटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। इस निर्णय के बाद से रूस में घड़ियों को साल में 2 बार नहीं बदला जाता। रूस ने हेल्थ और प्रोडक्टिविटी रिलेटेड समस्याओं के कारण ये बड़ा फैसला लिया था। यूरोपीय यूनियन ने भी कई साल पहले घड़ी बदलने वाली प्रणाली खत्म करने का प्रस्ताव रखा और इस दिशा में राजनीतिक चर्चा हुई, लेकिन पूरे ब्लॉक में लागू करने के लिए संसद और काउंसिल दोनों की सहमति जरूरी है और इसीलिए अभी भी कई देशों में कई बार ये कहा जाए कि एरिया परिवर्तन अभी भी एक तरह से जारी है। और आइए वर्ल्ड नाउ में अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। अगली खबर जापान और अमेरिका से जुड़ी हुई, इनके बीच में रिश्ते अब एक नए आयाम लिखते हुए नजर आते हैं। बता दूं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान की नई प्रधानमंत्री साने तकाइची से टोक्यो के अकासाका पैलेस में मुलाकात की। मीटिंग के दौरान ट्रंप और तकाइची का हैंडशेक, ट्रंप का तकाइची को महान बताना, रेयर अर्थ पर डील और तकाइची का दोनों देशों के गठबंधन को नए आयाम तक पहुंचाने का वादा भी खूब सुर्खियों में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत और महान पीएम बताया। जापानी पीएम का यह अंदाज तकाइची के इकबाल को घरेलू स्तर पर बुलंद करता है। इस दौरान ट्रंप ने जापान को अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी बताया, साथ ही जापान की हर संभव मदद का ऐलान भी किया। तकाइची हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। दोनों के बीच में बैठक में ट्रेड और सिक्योरिटी के मुद्दे पर बात हुई। तकाइची ने घोषणा की कि जापान अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर अगले साल 250 चेरी के पेड़ भेंट करेगा। साथ ही ट्रंप को अगले साल नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी करेगा। ये मुलाकात टोक्यो के भव्य अकासाका पैलेस में हुई। तकाइची, जो हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने ट्रंप का गर्मजोशी से स्वागत किया। तकाइची ने गठबंधन के लिए एक नए सुनहरे दौर को लाने का वादा भी लगे हाथ कर दिया। दोनों नेताओं ने ट्रेड और सिक्योरिटी पर लंबी चर्चा की तो अमेरिका और जापान ने एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों देश रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई और उत्पादन को बढ़ाने पर मिलकर काम करेंगे। यानी ट्रंप ने जापान के जरिए चीन को मात देने की कोशिश की। ये कदम चीन पर निर्भरता घटाने की दिशा में एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जाता है। अब समझिए, व्यापार समझौते के तहत जापान अमेरिका में
550 अरब डॉलर का निवेश करेगा। इसके बदले में अमेरिका जापानी निर्यात पर 15% टैरिफ लगाएगा। साझा बयान में कहा गया कि दोनों सरकारी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स और नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करेंगे। रेयर अर्थ मिनरल से जुड़े समझौतों का मकसद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जरूरी खनिजों की सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है। अपने एग्रीमेंट में अमेरिका और जापान इस बात पर सहमत हुए कि वो परमिट पाने और रेयर अर्थ और जरूरी मिनरल्स को सुरक्षित करने के लिए प्रोसेस और टाइमलाइन को आसान बनाएंगे और उनमें ढील देंगे। साथ ही गलत ट्रेड प्रैक्टिस और नॉन मार्केट पॉलिसीज पर भी ध्यान देंगे। दोनों देशों ने मिनरल्स और रेयर अर्थ्स की आपूर्ति को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दुनिया जानती है कि अमेरिका स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट्स तक कई तरह के प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी इन मटेरियल्स पर चीन के राज को खत्म करना चाहता है, उस पर निर्भरता कम करना चाहता है। जापान के अहम सुरक्षा और व्यापार पार्टनर के साथ में ऐसा ही करीबी रिश्ता तकाइची को देश में अपनी कमजोर राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकता है। माना जा रहा है कि ये कदम ट्रंप पर जापान से रक्षा खर्च बढ़ाने के दबाव को कम कर सकता है। ट्रंप चाहते हैं कि जापान अपनी सेना पर ज्यादा पैसे खर्च करे। तकाइची ने पहले भी बताया था कि जापान अपनी रक्षा बजट को देश की जीडीपी का 2% तक बढ़ाएगा। दरअसल अपना पद संभालते ही तकाइची ने साफ किया था कि वो डिफेंस खर्च में इजाफा करेंगे। इसके साथ ही तकाइची ने वो सब कुछ किया जो ट्रंप के गोल्फिंग पार्टनर और जापान के भूतपूर्व पीएम शिंजो आबे किया करते थे। तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यहाँ तकाइची और जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी मौजूदगी, उनकी एक साथ यहाँ पर तस्वीर नज़र आती है और ये ऐसा लगता है कि अब रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होते हुए नज़र आते हैं। और जैसा आपको बताया कि तकाइची ने वो सब कुछ किया जो ट्रंप के गोल्फिंग पार्टनर जापान के भूतपूर्व पीएम शिंजो आबे क्या करते थे। उन्होंने राजा से मिलवाया, एक शानदार राजकीय यात्रा का भी आयोजन किया। जापान के इस नए प्रधानमंत्री ने ट्रंप को दिए तोहफे में डिप्लोमेसी के साथ ही इमोशंस का पुट भी नजर आया। तकाइची ने भूतपूर्व पीएम शिंजो आबे का पुटर गोल्फ की छड़ी भी दिया और जापानी गोल्फर हिदेकी मात्सुयामा के साइन वाला एक गोल्फ बैग भी भेंट किया, जिसका मकसद यकीनन दोनों देशों के रिश्तों की एक तरह से याद दिलाना रहा। जापान के पीएम 250 चेरी के पौधे आखिर क्यों अमेरिका को देंगी, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। आइए ये भी मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्यों चेरी के पौधे अमेरिका को तकाइची देने वाली है। आइए ज़रा, जापान चेरी के पेड़ उपहार में देता है। जापान आखिर क्यों चेरी ट्री गिफ्ट करता है? अक्सर हमने देखा है कि कई बार चेरी के पेड़ ही गिफ्ट जो हैं वो बड़े स्तर पर किए जाते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम्स शांति और दोस्ती का प्रतीक एक तरह से माने जाते हैं और चेरी जापान की संस्कृति की आत्मा मानी जाती है। यही वजह है कि अक्सर हम उसे भेंट स्वरूप देखते हैं। चेरी ट्री गिफ्ट करना दो देशों के बीच में दोस्ती दिखाने का एक तरीका होता है। वहीं जापान में चेरी ब्लॉसम बहुत खास माने जाते हैं और ये फूल साल में सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही खिलते हैं, इसीलिए ये पेड़ गिफ्ट करना खास है। 1912 में जापान ने अमेरिका को 3000 से ज्यादा चेरी ट्री गिफ्ट किए थे। टोक्यो के मेयर ने अमेरिका को पेड़ उपहार में दिए थे। उस दौरान कहा जाता है ये पेड़ आज भी वॉशिंगटन डीसी में लगाए गए हैं, जो जापान की तरफ से उस समय भेंट किए गए। हर साल चेरी ब्लॉसम महोत्सव भी इसी वजह से हम देखते हैं वॉशिंगटन डीसी में बड़े स्तर पर मनाया जाता है। पिछले साल पीएम फूमियो किशिदा ने यूएस को 250 चेरी पेड़ तोहफे में दिए थे, गिफ्ट किए थे और एक बार फिर वही तस्वीर जो है इस दौरान नजर आती है और ये कहा जा सकता है कि ये एक तरह से दोनों देशों की दोस्ती के प्रतीक के रूप में इसे देखा जा सकता है, चेरी ब्लॉसम का देना। जापान ने कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसे देशों को भी चेरी ट्री गिफ्ट की है। जापान अमेरिका ने ट्रेड में नए अध्याय की शुरुआत की। हालांकि दोनों देशों के बीच में ट्रेड की अगर हम बात करें तो अमेरिका और जापान दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक साझेदारों में से एक है। जापान अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों के बीच में हर साल करीब $300 अरब डॉलर का व्यापार होता है। जापान का अमेरिका के साथ में ट्रेड सरप्लस है, यानी कि जापान अमेरिका को ज्यादा सामान बेचता है जितना वो वहां से खरीदता है। वही यही वजह है कि कभी कभी ट्रंप ट्रेड असंतुलन पर नाराज भी हो जाते हैं। अब जापान अमेरिका के बीच में ट्रेड किस तरह का है वो भी समझिए। 2024 में व्यापार 319.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
अमेरिका से एक्सपोर्ट लगभग 79 बिलियन डॉलर का है, तो जापान से इंपोर्ट लगभग 148.4 बिलियन डॉलर का है। यानी अमेरिका को लगभग 160 अरब डॉलर का घाटा होता है। दोनों देश मिलकर एआई, ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर में नई साझेदारी कर रहे हैं। बात करें जापान अमेरिका में किन चीज़ों का व्यापार होता है, तो ये भी आपको बताते हैं। अगर हम 2024 के आंकड़ों की बात करें तो वाहनों का निर्यात हुआ जापान से। इंपोर्ट की अगर बात करें तो 51 बिलियन डॉलर की, जिसमें टोयोटा, होंडा, निसान, सुबारू ऐसी तमाम कंपनियां अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिकने वाली विदेशी कारें हैं, और इसका इंपोर्ट भी अमेरिका में जापान से ही हुआ। वहीं जापान से अमेरिका को होने वाला सबसे बड़ा व्यापारिक सेक्टर जो है वो भी वाहनों का ही है, ऑटोमोबाइल सेक्टर ही है। अब मशीनरी सेक्टर की मैं बात करती हूं तो इसमें 36.5 बिलियन डॉलर का एक तरह से साझेदारी है, जिसमें इंजन, बॉयलर, इंडस्ट्रियल टूल्स, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स भी शामिल हैं। इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में कैमरे, प्रिंटर, कंप्यूटर पार्ट्स, सेमीकंडक्टर मशीनें शामिल हैं, जिनका व्यापार लगभग दोनों देशों के बीच में 19.17 बिलियन डॉलर का होता है, जो अमेरिका जापान से इंपोर्ट करता है। अब दवाइयां और मेडिकल प्रोडक्ट्स में भी एक तरह से अच्छी साझेदारी है। दोनों देशों के बीच में 7.42 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। जापान से इंपोर्ट करता है अमेरिका। जापानी कंपनियां टेकेडा, दाइची, सानेक्यो अमेरिका को कई हाईटेक दवाइयां भी ये तमाम कंपनीज बेचती हैं। इतना ही नहीं, ऑप्टिकल्स और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो कैमरा, लेंस, एक्सरे मशीनें, मेडिकल स्कैनर भी जापान से ही एक तरह से इंपोर्ट अमेरिका करता है। करीब 7.1 बिलियन डॉलर का इनके बीच में व्यापार होता है, ये साझेदारी होती है। तो जापान के लिए अमेरिका ऊर्जा, तकनीकी और कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा सप्लायर है। ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाया, उनमें जापान भी शामिल था। अमेरिका ने जापान से आयात पर पहले लगभग 25% का टैरिफ लगाया था, जो एक तरह से जुलाई 2025 में नए समझौते के तहत घटकर 15% कर दिया गया। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि अमेरिका से एक्सपोर्ट आखिर क्या क्या होता है। अगर तरल गैस, कच्चा तेल, कोयले की बात करें, ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों के बीच में 12.3 बिलियन डॉलर की साझेदारी है। जापान की ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा अमेरिका से ही आता है, तो इसीलिए अमेरिका से एक्सपोर्ट जापान के लिए ये तमाम वस्तुएं होती हैं। दवाइयों का इंटरचेंज, वैक्सीन, दवाइयाँ, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, इनके बीच में साझेदारी 8.4 बिलियन डॉलर की है। मशीनरी में भी लगभग 8 बिलियन डॉलर की साझेदारी है, जिसमें इंजन, टरबाइन, औद्योगिक बॉयलर अमेरिका से जापान को एक्सपोर्ट होता है। ऑप्टिकल और मेडिकल उपकरण की बात करें तो 7 बिलियन का सामान ये कहा जाए कि एक्सपोर्ट करता है अमेरिका। स्कैनर, मेडिकल टेस्टिंग मशीनें, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें शामिल हैं। वहीं अगर विमानों की बात करें, अंतरिक्ष यान की, तो 6 बिलियन डॉलर की एक तरह से साझेदारी है, जिसमें बोइंग एयरक्राफ्ट पार्ट्स, स्पेस इंडस्ट्री उपकरण अमेरिका से जापान जो है वो जाता है। कृषि उत्पाद की बात करें तो 5 से 6 बिलियन डॉलर की एक तरह से यहाँ पर बिजनेस है। मक्का, सोयाबीन, बीफ बड़े स्तर पर इनका एक तरह से अमेरिका एक्सपोर्टर है, खास तौर से जापान के लिए। अब जापान के लिए अमेरिका ऊर्जा, तकनीक और कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा सप्लायर है। ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाया, उनमें जापान शामिल था। अमेरिका के जापान से आयात पर पहले लगभग 25% का टैरिफ लगाया था, जो जुलाई 2025 में हुए नए समझौते के तहत घटकर 15% कर दिया गया। इस नई टैरिफ दर के साथ में जापानी ऑटोमोबाइल और अन्य उत्पादों पर लागू शुल्क अब 15% है, जिसमें जापानी ऑटो उद्योग को राहत मिली है। हालांकि अमेरिका जापान में ट्रेड के रिश्ते ज्यादा बेहतर नहीं रहे। इनका इतिहास बहुत उथल पुथल वाला है और ये भी हम सभी जानते हैं। अमेरिकी जापान का व्यापारिक रिश्ता किस रूप में है वो भी जरा जान लीजिए। जापान पहले एक बंद देश हुआ करता था और इसको इस रूप में अगर देखें तो वो विदेशी व्यापार पहले नहीं किया करता था। और 1853 में अमेरिकी नौसेना अधिकारी कमांडर मैथ्यू पेरी जापान पहुंचे और उसके बाद में तस्वीर अमेरिका ने ट्रीटी ऑफ कैनग्वावा 1854 में एक तरह से उनके बीच में हुई। वहीं जापान ने अमेरिका से व्यापार इस बीच करना शुरू कर दिया। अमेरिका जापान को तेल और मशीनें बेचता है और अगर बात की जाए तो जापान अमेरिका को रेशम और कपड़े बेचता है। दोनों के बीच में व्यापार इस रूप में शुरू हुआ। 1941 में अमेरिका ने जापान पर तेल और स्टील का एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया था और प्रतिबंध लगाने के बाद में जापान एशिया में
दूसरे ऑप्शंस देखने लगा, विस्तार करने लगा। एशिया में एक तरह से अपने ऑप्शंस देखे गए और नाराज होकर जापान ने पर्ल हार्बर पर एक तरह से अटैक कर दिया। ये यहाँ से रिश्ते बिगड़ना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, जापान इस दौरान हारा, लेकिन अमेरिका ने उसकी मदद यहाँ पर की, यानी कि साथी जो है वो यहाँ पर जापान का अमेरिका ही रहा। 1960 में जापान की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही थी, काफी तेज गति उसमें नजर आई। जापान की गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका में बहुत बड़े स्तर पर बिकने लगी, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हुआ तो जापानी सामान पर एक तरह से टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगा दिया गया। तो टैरिफ का जो टैरिफ बॉम्ब है अमेरिका की तरफ से, वो लगातार देखने को मिलता रहा है। अमेरिका और जापान के बीच में ट्रेड टेंशन 1980 के दशक से ही चल रही है। उस समय जापान की गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील अमेरिकी बाजार पर हावी होने लगी थी। तब अमेरिका ने जापान के कुछ उत्पादों पर सीमित टैरिफ लगाए ताकि अमेरिकी उद्योगों की सुरक्षा हो सके। 2019 में दोनों देशों ने नया समझौता किया जिसमें अमेरिका ने कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाए और जापान ने टेक्नोलॉजी और डिजिटल सामान पर अमेरिकी टैरिफ में राहत पाई। इससे व्यापार संतुलन थोड़ा बेहतर जरूर हुआ। दोनों देश टेक्नोलॉजी, रक्षा और सेमीकंडक्टर में साथ काम करते हैं। जापान अमेरिका में बहुत निवेश करता है, लाखों अमेरिकियों को नौकरियां मिलती हैं। कभी दुश्मन रहे जापान और अमेरिका अब मजबूत दोस्त हो गए हैं। दोनों देशों का रिश्ता अब सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और सुरक्षा साझेदारी भी है। अब वर्ल्ड नाउ में अब बात करेंगे प्रिडिक्शन की, जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया है। भारत में सोने की कीमतें हाल ही के महीनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। सोना 1.23 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया, यानी 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। सोने की कीमतों में घरेलू बाजार से लेकर विदेशी बाजारों में पिछले कुछ दिनों में तेजी नजर आई। हालांकि भारतीय घरेलू मार्केट में दिवाली के बाद में कुछ गिरावट जरूर देखने को मिली है, फिर भी ये बढ़ती कीमतों की तुलना में बहुत कम है। साल 2025 को अब खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा। वैसे में सभी का ध्यान है साल 2026 का, कि 26 में सोने की कीमतों में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब 2026 को लेकर चर्चा और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। बुल्गारिया के बाबा वेंगा, जिनकी भविष्यवाणियां अक्सर चर्चा का विषय रहती हैं, भविष्यवाणी अब नया साल शुरू होने से पहले वायरल होने लगी है। इसके पीछे प्रमुख वजह यह है कि बाबा वेंगा ने साल 2025 के लिए जो भविष्यवाणियां की थी उनमें से कई सच साबित हुई। अब साल 2026 में आर्थिक तबाही आने की खतरनाक भविष्यवाणी भी चर्चा में है। बुल्गारियाई रहस्यवादी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से सोने में और उछाल होने की संभावना जताई जा रही है। बुल्गारिया रहस्यवादी बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि 2026 में बड़ी वैश्विक उथल-पुथल हो सकती है, जिसकी वजह से सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। बाजार में मंदी होने से सोने की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल देखा जा सकता है। बाबा वेंगा के अनुसार दुनिया के बाजारों में उथल-पुथल देखने को मिल सकती है, जिसके कारण मंदी के आसार दिख सकते हैं। अगर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सही होती है और वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा संकट आता है तो सोने की कीमतें क्या नया रिकॉर्ड बना सकती हैं? अगर ऐसा होता है तो सोने की कीमतों में 25 से 40% की तेजी देखने को मिल सकती है, यानी कि अगले साल दिवाली में सोने की कीमतें 1,62,500 रुपए से लेकर 1,82,000 रुपए तक पहुंच सकती है, जो कि संभावित रूप से सोने का नया रिकॉर्ड सेट करेगी। बाबा वेंगा ने दुनिया में बड़े आर्थिक संकट का जिक्र किया। यह खतरा साल 2026 में आ सकता है। वित्तीय संकट आने से सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल दिख सकता है, क्योंकि जब भी वित्तीय संकट बनता है तब सोने और चांदी में तूफानी तेजी देखने को मिलती है। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार नकदी की भारी कमी, बैंकिंग या लिक्विडिटी क्राइसिस पारंपरिक वित्तीय व्यवस्थाओं को हिला सकती है, जिससे सोने की कीमतें आसमान छू सकती हैं। पिछली वैश्विक मंदी में सोने की कीमतों में 20% से 50% तक की वृद्धि देखी गई थी। बाबा वेंगा बुल्गारिया की एक ब्लाइंड मिस्टिक थी और उनका असली नाम था वेंजिलिया पेंडेवा डिमित्रोवा। वो बाल्कन देशों में बहुत प्रसिद्ध थी क्योंकि उन्होंने भविष्य की कई घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। जब वो 12 साल की थी तब एक तेज तूफान में वो फंस गई और उसी हादसे में उनकी आंखों की रोशनी चली गई, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि उन्हें भविष्य देखने की शक्ति मिल गई है। उनकी कुछ भविष्यवाणियां सच भी साबित हुई, जैसे कि सोवियत संघ का टूटना, अमेरिका का 9/11 अटैक,
सुनामी जो 2004 में आई थी, बराक ओबामा का राष्ट्रपति बनना, रूस और यूक्रेन में संघर्ष। कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने 5089 तक की भविष्यवाणियां की और ये लगभग 85% सटीक भी रही। और अब बारी है आज का सवाल की। आज का सवाल क्या है, जान लीजिए। आज का सवाल है, बुर्ज खलीफा कहां स्थित है? आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, पहला है दुबई, दूसरा है लंदन। अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं पार्थ ठाकुर, जो कि दिल्ली के बुराड़ी के रहने वाले हैं। पार्थ ठाकुर, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।